जो अगला हमारा टॉपिक है दूसरा नंबर, मतलब भारत का जलीय अपवाह प्रतिरूप चल रहा है उसमें। अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अभी गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं, बाद में इसका नोट्स पढ़ेंगे। इसमें कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले, अपने ठीक पहले, जब भारत में ऐसे प्रवेश, जैसे ये मान लो तिब्बत से निकलती एक झील है, वहां से निकल रही है, ऐसे करके ऐसे पतली पतली जो पर्वत श्रृंखला उनके बीच से होते हुए ऐसे आएगी, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए जब अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो ऐसे मुड़ जाती है, यू टर्न ले लेती है, यू मोड़ से ऐसे करके ऐसे असम में आके बांग्लादेश में प्रवाहित हो रही। तो यही कह रहा है, इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न यानी यू आकार का रास्ता बना लेते। ये यू टर्न क्यों बनता है? यू टर्न क्यों बनता है इसके, देखो ये यू टर्न क्यों लेती है नदी, क्योंकि पहला जो कारण कर रहा है, वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, यानी हिमालय श्रेणियां उत्थान हो रही इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा जो कारण है, भूवैज्ञानिक रूप से तरुण हिमालय यानी नया हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, यानी झुका हुआ है, इसके कारण। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, भूवैज्ञानिक, यानी यू टर्न इसीलिए लेती है क्योंकि भूवैज्ञानिक तरुण जो हमारा हिमालय है वो अक्ष संघीय नमन के कारण, यानी अक्ष के समान झुका हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि यूपीएससी में आया है तो यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तिब्बत में उत्पत्ति होने वाली जो उत्पत्ति, जिसकी ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां तिब्बत में ही उत्पन्न होती हैं, ये अपने ऊपरी पाटों में तो संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भारत में प्रवेश करने से पहले एक यू टर्न लेती है। क्यों? क्योंकि ये तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण ऐसा होता है। अक्ष संघीय नमन यानी एक तरफ झुका हुआ है, इस कारण ऐसा हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही चीन में या तिब्बत में जाओगे, चीन में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग कहते हैं, वहीं पे सांगपो भी इसको कहते हैं। फिर जब भारत में प्रवेश होती है तो दिबांग कहते हैं, ठीक है। फिर जब असम में प्रवेश हो जाती है तो असम में इसको कहा जाने लगता है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर वहाँ जब बिहार में, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में फिर दूसरा नाम हो जाएगा, वहाँ जमुना कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है। तो मान लो ये तिब्बत है और यहाँ पे झील है, बहुत सारे ग्लेशियर है, तो यहाँ से सिंधु नदी ऐसे करके कश्मीर से होकर ऐसे आ जाएगी, सतलज नदी ऐसे करके इसी मिल जाएगी, इसी से ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे होकर ऐसे करके भारत में ऐसे यूटर्न होकर आ जाएगी, इधर बांग्लादेश में घुस जाएगी। तो यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु सभी नदियों का जो स्रोत है वो तिब्बत के मानसरोवर झील में से ही निकलती हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से कौन सी होकर बहती है? दूसरा और तीसरा सही है, लोहित और सुबनसिरी। लोहित और सुबनसिरी जो नदियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, बराक नहीं बहती है। जो बराक होती है ये मणिपुर वगैरह से होकर बहती है। जैसे ये मान लो ये यहाँ तिब्बत से निकल के आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे यू टर्न लेके आ गई, तो यहाँ पे नदियाँ लोहित ऐसे आके मिल जाएगी, इधर सुबनसिरी ऐसे आके मिल जाएंगी, मनास नदी आके मिल जाएगी, कई नदियाँ मिल जाएंगी। और इधर से जब ऐसे जाते हैं तो मणिपुर के पास से ऐसे करके ऐसे होता है, एक नदी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? बराक नदी। ये है, लोहित और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक है। लोहित और सुबनसिरी जो नदियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और मणिपुर नागालैंड के मध्य सीमा बनाते हुए असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मनास नदी किसकी उपनदी है? ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, जैसे ये बह रही है तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है कौन? मानस नदी। मानस अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय पार्क भी है वहीं पे। छठवां नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। एक नाम और देखा था हमने लोगों ने, दूसरा नाम क्या था? एक नाम था यरलुंग देखिए यरलुंग भी इसको कहते हैं, सांगपो भी इसको कहते हैं तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सांपू नाम से जानी जाती है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? यानी तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में और बांग्लादेश में। यानी तिब्बत,
बांग्लादेश, भारत, इनमें प्रवाहित होती है। अगर जो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो कहता है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है और नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी ये तिब्बत से निकल के आई, भारत में यू टर्न ऐसे लेते हुए ऐसे गाज से ऐसे प्रवास कर लिया। तो यहाँ पे जो असम का मैदान है, ये पूरा क्षेत्र है असम का मैदान, यहाँ पे ढाल बहुत कम है, तो इसके कारण जो नदी आती है अपने पास जो ऊपर साथ बहाकर लाए गए हुए अवसादों को यहीं पे छोड़ देती है, जिसके कारण नदी क्या होती है कई धाराओं में ऐसे करके ऐसे बहने लगती है, मतलब कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है। तो इन्हीं के बीच में यहीं कहूँ पे एक द्वीप बन जाता है, तो वही सबसे बड़ा द्वीप है, वहाँ लोग भी रहते हैं, बड़ी एक जनजाति भी रहती है, तो वही द्वीप है ताजे पानी में सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्रा नदी में बना हुआ है। ठीक है, अगला जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप यानी जनसंख्या रहती है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी है? तीनों है, दिबांग, कामेंग और लोहित। दिबांग, कामेंग, लोहित, इसके साथ साथ सुबनसिरी, मानस, ये भी है। देखिए दिया हुआ है किसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, दिबांग, कामेंग, लोहित। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिबांग जो नदी है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले और लोअर दिबांग घाटी में प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदी है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है और कमेंग नाम से तथा असम में जिया भरेली नाम से, यानी कमेंग नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कमेंग और असम में जिया भरेली के नाम से जाने जाते हैं, ये भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। उसके बाद बात करें लोहित की, तो ये पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित होकर ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है, प्रमुख। ठीक है, और यह नदी खून की नदी के नाम से भी जाना जाती है क्योंकि बहुत ही उग्र और अनियंत्रित होती है। 11वां नंबर तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी नंबर केवल दूसरा सही। रंगित नदी की उत्पत्ति, ठीक है, रंगित नदी की उत्पत्ति कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? दूसरा केवल सही है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीस्ता, रंगित नदी क्या है? इसकी सिक्किम में उत्पत्ति होती है, तीस्ता की सहायक नदी है। तो व्याख्या पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम स्थित खांगचुंगछो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में होता है। यानी जो तीस्ता नदी है सिक्किम से निकलती है और कोई झील है जिसमें बर्फ जमी रहती है, हिमनदी झील है छोम्बो छू, वहाँ से निकलती है। कितना? 6000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और जिस झील से निकलती है, जो हिमनदी झील है, उसका नाम है खांगचुंगछो, यानी तीस्ता नदी सिक्किम। सीधी सी बात है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो पॉइंट आ जाए, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित आंगसी हिमनद है, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में एक आंगसी ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। अगला जो पॉइंट है, रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, एक ही जगह से निकलती हैं? तो अगर बात करें हम ब्रह्मपुत्रा की, गंगा की, तो गंगा तो हमारे उत्तराखंड से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, इसके साथ साथ सतलज भी, ये सब एक ही जगह से निकलती हैं, तिब्बत में। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के निकट आंगसी ग्लेशियर से, जबकि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील से। यानी अगर बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के पठार में ही जो एक ग्लेशियर है जिसको आंगसी ग्लेशियर का नाम है, वहां से निकलती है। 13वां नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन कारण वाले क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है? तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की एक सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई है। तो ये बात भी सही है काफ़ी हद तक। क्या सही है? नदी अपहरण हिमालय नदियों की एक प्रमुख गुण है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ए और दोनों सही है और सही व्याख्या भी करती है क्या? जो तीस्ता नदी है पहले गंगा नदी की सहायक नदी। देखिए तीस्ता नदी सिक्किम से यहाँ से ऐसे निकल के ये आती है, पहले था गंगा नदी में मिलती,
लेकिन ये अपने द्वारा लाए गए अवसादों को ऐसे जमा कर देती है। अब इधर से बहने लगती है, फिर और इधर से बहने लगती है, फिर ज़्यादा इधर से हो गई तो ये क्या हुआ, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी बन गई। इधर से इसका मार्ग टूट गया। यानी तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। नदी जो अपहरण होता है हिमालय नदियों की प्रमुख गुण है, ये बात सही है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो तीस्ता नदी, अगर इतिहास में कोई समय ऐसा था कि तीस्ता नदी गंगा नदी की प्रणाली का ही अंग था। दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 में एक बाढ़ आई और उसके बाद इसने अपना मार्ग बदल दिया और पूर्व की तरफ विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में साबित हो गई। नदी अपहरण, अपहरण यानी एक नदी द्वारा दूसरे नदी के पानी को कैप्चर कर लेना हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपर्दन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। अब इसके हम नोट्स पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसको कई नाम से जाना जाता है। इसको यरलुंग जंगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में यानी चीन में। फिर इसको वहीं पे सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब भारत में या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसको ब्रह्मपुत्रा नाम के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। यानी इसके कई सारे नाम आते हैं। इसको देख लीजिए ऐसे करके, ये कई सारे नामों से जानी जाती है। तो तिब्बत से निकलने वाली जो यरलुंग जंगपो नदी को ही भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। ये पश्चिमी तिब्बत में कहाँ से निकलती है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यानी तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से यह निकलती है। फिर क्या करती है, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। तथा नमचा बरवा एक शिखर है, पर्वत शिखर है, उसके पास जब पहुँचती है तो अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से आ जाती है। फिर आसाम में जब प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। फिर बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई। तो इस तरह जैसे देखो हिमालय पर्वत ऐसे करके आते हैं तो हिमालय तिब्बत में निकल कर हिमालय पर्वत के समानांतर ऐसे करके बहती हुई जाती है, फिर इधर से मुड़कर आती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर 3 नदियां हैं जिनका स्रोत तिब्बत में आता है। कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु। सिंधु ऐसे करके ऐसे निकलती है, सतलज ऐसे करके यहीं से आकर ऐसे निकल के इसी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा ऐसे करके ऐसे निकल जाती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। तो ये नदियां तिब्बत से होकर आती हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु इन नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली यानी तिब्बत से निकलने वाली जो ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग ये नदियां अपने ऊपरी पाटों यानी क्षेत्रों में क्या होती हैं, संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, इसको यरलुंग जंगपो कहा जाता है। यरलुंग जंगपो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये ऐसे करके ऐसे आ रही है यहाँ से, ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पे प्रवेश होके ऐसे करके ऐसे आ गई, ठीक है। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी यहाँ सिक्किम से निकल कर इसमें मिल गई, फिर मानास इसमें निकल गई, सुबनसिरी इसमें आके मिल गई, लोहित नदी देखो यहीं पे आकर मिल गई, बराक नदी ऐसे करके ये नदी मिल के आके वो दूसरे में बनती है, ठीक है। आगे जो हमारा पॉइंट है, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो या सांपू नाम से, यरलुंग जंगपो भी कहते हैं और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सांगपो या सांपू नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनमें अगर तीस्ता, कमेंग, कौन कौन सी हैं, तीस्ता, कमेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी, कमेंग, तीस्ता, दिहिंग, दिबांग, पगलादिया, जियोभरेली, संकोस और लोहित, ये उसकी सहायक नदियां हैं। अब अगर लोहित नदी की बात करें, ये देखो ये है लोहित नदी, ये आकर ऐसे मिल जाती है, ठीक है, ये है लोहित नदी, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, ऐसे करके ऐसे मिल जाती है। बात लोहित नदी की ही हो रही। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। फिर सुबनसिरी नदी की बात करें, यानी लोहित नदी कहाँ से निकलती है, पूर्वी तिब्बत की जयालचू एक पर्वत श्रेणी वहाँ से निकलती है। फिर बात आई सुबनसिरी नदी की। सुबनसिरी नदी का उद्भव ट्रांस हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र यानी चीन में बहती है। बराक नदी की अगर बात करें, ठीक है, बराक नदी ये देखिए यहीं कहीं बराक नदी होगी, ठीक, चलिए देखेंगे बाद में। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर नागालैंड मणिपुर सीमा
के पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए असम में प्रवेश करती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये है बराक नदी, यहीं पे कहीं पे है, ये देखिए बराक नदी है, ये है, ये ऐसे करके आती है। तो बराक नदी के बारे में क्या कह रहा है, बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर नागालैंड मणिपुर सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई असम में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े बड़े नदी द्वीप मिलते हैं। इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी मिलता है। गुम्फित का मतलब होता है जैसे ऐसे बहकर आई हो, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कई धाराओं में बट करके ऐसे करके फिर ऐसे जाने लगी, इसको कहते हैं गुम्फित। यहाँ पे द्वीप बन जाएंगे तो सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो तिब्बत पठार को किंग जोंग, किंग हाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। यानी तिब्बत के पठार को किंग जोंग भी कहते हैं, किंग हाई तिब्बत के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र तल से कितना 450 मीटर की ऊंचाई पर है। विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यानी तिब्बत के पठार को विश्व का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, किंग जांग कहते हैं, किंग हाई भी कहते हैं। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो यांग तिसी क्यांग, ये यांग तिसी नदी जो निकलती है, चेन चियांग जिसको कहते हैं, वांगोही नदी भी इससे निकलती है, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, साल्विन, ये सभी नदियां इससे निकलती हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ब्रह्मपुत्र नदी वाला पूरा होगा।